गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग फिजिक्स में काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। हम लोग आगे जो आज का टॉपिक है वो हम लोग उस टॉपिक को इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ओवरलोडिंग है, अर्थिंग है, शॉर्ट सर्किट है, इन सब चीज़ों को आज थ्योरी पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से और आगे भी कैरियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग आवेश और वोल्टेज, इलेक्ट्रिक सर्किट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी हो गया, जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव था वो चीज़, अभी हम लोग विद्युत धारा का उसमें प्रभाव ये पढ़ेंगे। हम लोग का आज का टॉपिक ये है और उसके बाद ये सब टॉपिक है। फ्यूज़ पढ़ेंगे, लघुपथन मीन्स शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, अभिधारण मीन्स हो गया ओवरलोडिंग हो गया, उसके बाद अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे दो तरह के सिग्नल होते हैं, हम लोग जो देखते हैं ना, दो तरह के सिग्नल होते हैं। एक होते हैं एसी सिग्नल, एक होते हैं डीसी सिग्नल। एसी सिग्नल मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, समझिए थोड़ा सा इसको भी, और डीसी सिग्नल डायरेक्ट करंट। सेल या बैटरी के द्वारा जो हमें मिलता है, सेल से कह लीजिए या बैटरी से कह लीजिए, क्या कह लीजिए, बैटरी से कह लीजिए, बैटरी से या सेल से, वो हमको डीसी सिग्नल मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ इसका कोई वैल्यू नहीं चेंज होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन जो एसी सिग्नल होता है वो कैसा होता है, ये साइनोसॉइडल वेव जैसा होता है। साइन वेव कहते हैं, 10 में आप लोग साइन थीटा कोस्टा पढ़ेंगे, आगे 10+2 में जो मैथ्स पढ़ेंगे फिर आपको साइन वेव के बारे में बताया जाएगा। ये क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तित होता है, यह समय के साथ क्या होता है, ये परिवर्तित होता है। और ऐसे करके ये एक सेकेंड में पता है ऊपर 50 बार और नीचे 50 बार फ्लक्चुएट करता है। तो टोटल जो हो गया कितना बार ये हो गया, पूरा वेव 50 + 50, ये हाफ कर कितना 100 टाइम्स ये वेव चेंज होता है। और ये पूरा 50 साइकिल बनाया, क्योंकि 100 टाइम्स में दो करके हो गया तो 50 सेट हो गया, तो एक सेकेंड में 50 बार फ्लक्चुएट किया। इसलिए जो हमारे इंडिया में जो हम एसी सिग्नल आते हैं हमारे घर के अंदर, वो कितने हर्ट्ज पे होते हैं, ये 50 हर्ट्ज के होते हैं, ये 50 हर्ट्ज के होते हैं। अमेरिका ये सब कंट्री में 60 हर्ट्ज का होता है। एक सेकेंड में उनके जो वेव है वो 60 बार बनता है। खैर, हम लोग आगे अपने जो हम लोग को जो टॉपिक आज पढ़ना है उन सबको हम लोग देखते हैं। आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा, एक बार, दो बार, 3 बार टॉपिक को देखिए, बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, ये सब बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे अपने टॉपिक में जो हम लोग को करना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कुछ कन्वर्जन को जरा सा देखना है हम लोग को। क्या कन्वर्जन को देखना है वो समझिए। हम लोग नॉर्मली देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनाना चाहते हैं, हमारे जितने भी जो लोग हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही बनाते हैं। मतलब प्रकाश से विद्युत बन गया। जो फोटो इलेक्ट्रिक था, जो प्रकाश की ऊर्जा है, उसको किस में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। अब विद्युत ऊर्जा से आपको टीवी चलाइए, आप फ्रिज चलाइए, रेफ्रिजरेटर यूज़ करिए, वॉशिंग मशीन यूज़ करिए, जो भी काम, इंडक्शन चलाइए, जो भी काम है उसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम लोग जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जो अभी मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी मिले जिससे क्या बन जाए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाए। बस एक बार इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, उससे हम लोग मल्टीपल फेज में उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने रोजमर्रे की ज़िंदगी के हिसाब से। तो इसमें विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसमें देखिए, हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज करेंगे। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया हम लोग जो इलेक्ट्रिकल जो आयरन है, देखिए जो आयरन है, जो घर में हम लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए जो आयरन यूज़ करते हैं, है ना, जो आयरन यूज करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर है, हेयर ड्रायर है, ब्लोअर है, गीजर है। ये सारा के सारा जितना जो चीज़ है, ये सारा के सारा जितना जो चीज़ है वो कौन से इफेक्ट पे काम करता है, ये सारा के सारा काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। जो हम लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए जो आयरन का यूज़ करते हैं, इस्त्री को जो यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही आधारित है। इसलिए बहुत मज़ेदार और प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोग आइए समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ फार्मूला को हम लोग देखें, यहाँ देखिए कुछ बात को, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, मतलब उसमें इतना ना ज़्यादा रेसिस्टेंस है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल जाएगी। मतलब जितना एनर्जी देंगे, रेसिस्टेंस जहाँ हाई हो गया, जहाँ प्रतिरोध हाई हो गया, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टोटल के टोटल हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, वो सर्किट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसी जो कन्वर्जन का जो तरीका होता है, इसको तरीका कहते हैं हम लोग तापीय प्रभाव कहते हैं। किसका, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको। ठीक है, ये एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये सेल लगा हुआ है,
सेल लगा हुआ है, ये स्विच है, ऑन किए और ये बल्ब जला। आप सोचिए बल्ब के अंदर एक जो फिनोमेना है, बल्ब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो पार्ट में इसको दो तरह के चेंज कर रहा है। एक दे रहा है आपको प्रकाश, जो कि हमको चाहिए। देखिए जो चाहिए होता है वो फेवरेबल होता है, जो नहीं चाहिए होता है वो ड्रॉबैक हो जाता है। तो बल्ब से हम क्या अपेक्षा करते हैं? बल्ब से अपेक्षा करते हैं कि हमारा लाइट हो, लेकिन क्या बल्ब गर्म नहीं होता है? होता है। तो ये बल्ब गर्म मुफ्त में नहीं हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्बाद हो गया। इसका मतलब बल्ब गर्म होने के केस में जो एनर्जी बर्बाद हुआ, ये है इसका क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। तो एनर्जी 100% एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोसेस के दौरान क्या होता है, उनका हानि होती है, लॉस होता ही होता है। इसलिए आज के समय में एलईडी बनाया गया। जो पुराने पद्धति के जो बल्ब थे उसको हटाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता था वो। और धीरे धीरे आते आते तो ओएलई, ऑप्टिकल लाइट इमिटिंग डिवाइस बन रहा है, बहुत सारा चीज़ आगे बन रहा है जो हम लोग टेक्निकली लाइफ में देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ फार्मूला को समझते हैं यहाँ से। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 9 क्लास में जो फार्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में, वही फार्मूला यहाँ पर है। चलिए उसको एक बार समझते हैं, जो 9 में नहीं पढ़े उसको। देखिए जो ऊर्जा का फार्मूला होता है, ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? ऊर्जा का फार्मूला होता है शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। ये ऊर्जा का फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ जो ऊर्जा पढ़ेंगे किसके फॉर्म में पढ़ेंगे? यहाँ ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो यह पावर, कौन सा पावर होगा? इलेक्ट्रिकल पावर होगा। गुना समय के लिए क्या हो गया? टाइम हो गया। हमको एक फार्मूला मिल गया H इक्वल टू क्या लिखेंगे? H फॉर हीट हो गया, हीट एनर्जी, H इक्वल टू पी टी, ऐसे लिख दिए, पावर इंटू टाइम, पी टी। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं किस टर्म में। जैसे एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की, पावर का फार्मूला क्या होता है, शक्ति का फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट में क्या होता है। शक्ति जो है, जो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज गुना करंट। क्या होता है ये? वोल्टेज गुना करंट होता है, वोल्टेज गुना करंट। मतलब पावर का फार्मूला हो गया VI। एक फार्मूला हम लोगों को ये वाला मिल गया, एक फार्मूला हम लोगों को ये मिल गया। अब यहाँ से P का वैल्यू हम इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, यहाँ पे डाल दें, तो क्या फार्मूला फाइनली मिलेगा? H इक्वल टू पहले से P और T है, P के जगह हम डाल दें VI, और ये हो गया क्या चीज़? मल्टीप्लाई में टाइम। मल्टीप्लाई में क्या मिल गया हमको? मल्टीप्लाई में मिल गया टाइम। तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। क्या फार्मूला बन गया फाइनली? H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू VIT। मतलब जो हीट ऊर्जा है उस सर्किट में कितना हीट करेगा। एक फार्मूला का मतलब होता है कि सर्किट कितना हीट करेगा। सर्किट हीट करेगा, उसको किस पर निर्भर किया? वोल्टेज पे, करंट पे और समय पर। दूसरी बात देखिए, एक चीज़ समझिए अच्छे से, हम लोग कोशिश क्या करते हैं, घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि वोल्टेज और करंट क्या है, बैलेंस वे में रहे। रेसिस्टेंस रहा, देखिए वोल्टेज दिए अपने घर में स्टेबलाइजर द्वारा, वोल्टेज बैलेंस कर दिए। वोल्टेज क्या कर दिए? ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। करंट को बैलेंस कौन कर रहा है? रेसिस्टेंस कर रहा है, ये भी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब हम जितना देर तक हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई भी यंत्र का उपयोग करेंगे, उतना ही क्या होगा, वो उतना ही अधिक क्या होगा। इस फार्मूला से समझ में आया? जितना देर तक यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो हीट होगा। कम देर यूज़ करेंगे कम हीट होगा, ज़्यादा देर यूज़ करेंगे ज़्यादा हीट होगा। तो ये फार्मूला का ये कंसेप्ट था, ये कहने का मतलब। उसके बाद हम लोग यहाँ से और भी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पावर का फार्मूला VI हो गया, ये हो गया VIT। अब देखिए एक और फार्मूला है हमारे पास, हम लोग ओम्स लॉ का यूज करके देखते हैं। किसका? ओम्स लॉ का यूज करके देखते हैं। ओम्स लॉ में क्या कहा गया? देखिए ओम के नियम के हिसाब से क्या है भाई, ओम के नियम क्या दिए? तो ओम के नियम दिए V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अब ये जो फार्मूला है H इक्वल टू VIT, इसमें अगर हम V का वैल्यू को रख दे तो क्या मिल जाएगा हमको? H इक्वल टू, और V की जगह क्या मिल जाएगा? IR, गुना में फिर हो गया क्या चीज़? IT। तो एक और फार्मूला मिल गया H इक्वल टू I² RT, H इक्वल टू I² RT। जानते हैं यही फार्मूला हो गया जूल्स लॉ। इस फार्मूला कहते हैं जूल का नियम। जूल क्या बोले? जूल क्या बोले? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हीट कितना से होता है, तो जितना करंट देते हैं ना उसके स्क्वायर से वो हीट होता है, उसके स्क्वायर से क्या होता है, ये हीट होता है। ये हो गया ये फार्मूला। ये आपको एग्जाम में इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल।
एच इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हो गया। जहाँ पर एच क्या है, एच क्या है, एच है हीट जो है, ये क्या है, उष्मा को बताता है, उष्मा को बताता है, उष्मा को कैसा ऊर्जा के बारे में बताता है, उष्मा की ऊर्जा के बारे में बताता है। तो उत्पन्न उष्मा कितना होगा, तो करंट के स्क्वायर, उस सर्किट में जितना करंट रहेगा और रेसिस्टेंस का मान और कितना समय तक के लिए हम उस सर्किट को उपयोग में ला रहे हैं, उतना ही उसके साथ क्या होगा, उतना ही उसके साथ हीट डेवलप करेगा। इसका मात्रक क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं जूल के नाम से। क्या नाम लिखते हैं, जूल, जूल, जूल। 1 जूल बराबर होता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे, है ना। एक कैलोरी भी होता है, लिख ही दे रहा हूँ, एक कैलोरी बराबर कितना, 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4 ये बराबर का साइन है, 4.18 जूल, ये भी याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा समझ के जब पढ़ेंगे तो। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला था, क्या मिला हमको, एक फार्मूला मिला, सारे फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। एक फार्मूला मिला था, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू क्या चीज़ था, टाइम था, एक ये फार्मूला मिला था। दूसरा फार्मूला मिला था जो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट मिला था, ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला क्या मिला था, इसी को हम इस फार्मूला में रख दिए थे, वैल्यू पी के टर्म में रख दिए थे, तो हीट वी आई टी मिला था, वोल्टेज करंट और टाइम का जो मल्टीप्लाई था वो। एक फार्मूला और मिला था, जब इसको हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रख दिए थे, किसमें, इसमें को एंट्री कर दिए थे, इसमें भी इक्वल टू आई आर के टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिए थे। क्या फार्मूला मिला था, एच इक्वल टू मिला था, क्या मिल गया था, आई स्क्वायर आर और टी, ये फाइनली फार्मूला मिला था। ये सारे के सारे फार्मूला को अच्छे से समझना है। अब आइए इसके जो कुछ और जो बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। किसी प्रतिरोध में तपन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या कहा गया, जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई स्क्वायर के। जूल यही बात कह रहे हैं, जूल का जो कहना है, जो जूल का जो नियम है, जूल का नियम, उसको मैथमेटिकल समझते हैं। जूल के अनुसार क्या कहें, जूल देखिए, हीट जो होगा वो आई स्क्वायर के बराबर में होगा। दूसरा, ये प्रतिरोध के समानुपाती भी होता है, बिल्कुल सही बात है, जो हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रतिरोध होगा। दूसरा, प्रवाहित होने वाली समय के समानुपाती होता है, जितना देर तक हम उपयोग करेंगे किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, उतना ही अधिक क्या होगा, ये हीट होगा। ये सब के सब बात जो था वो किनसे जुड़ा हुआ था, जूल के अनुसार जुड़ा हुआ था, जूल के अनुसार बातें जुड़ा हुआ था। अब ये तापन प्रभाव कहाँ है, देखिए तापन प्रभाव वैसे सभी चीज़ें से, हीटर है, प्रेस है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, कंप्यूटर, मोबाइल, सारे चीज़ में क्या होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ही कन्वर्जन रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाया गया था। इसका कुछ जो फेनोमेना है, जो कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है। विद्युत बल्ब जो पुराने वाले यूज करते थे वो क्या है, उसमें शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है, कुछ भाग क्या प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता था। तो प्रकाश मिला, तो चलिए इसमें अगर हम बात करें कि प्रकाश अगर लाभदायक है तो इसमें हीट हुआ, वो लाभदायक नहीं हुआ, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु आपसे एग्जाम में पूछा था किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, बहुत हाई गलनांक होता है, बहुत उच्च गलनांक होता है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 3310 डिग्री सेल्सियस, भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 3380 लिखा हुआ मिल रहा है, ये है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कैसे गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि इनका जो आयु है, मतलब जो तंतु है, जो फिलामेंट है, वो क्या हो, ज़्यादा दिन तक टिके। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है, ऑक्सीजन भरा जाएगा क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, उसको तुरंत क्या करेगा, डैमेज करना शुरू कर देगा, इसलिए उसको अक्रिय गैस भरा जाता है जो रिएक्शन ना करे, ठीक है। अब हम लोग का एक टॉपिक और शुरू होता है, कौन सा टॉपिक है हमारा, विद्युत शक्ति। जो विद्युत शक्ति के रूप में हम लोग इस चीज़ को हम लोगों ने अभी देखा। देखिए विद्युत शक्ति के बारे में हम लोग इस टॉपिक को हम इस फार्मूला से कोरिलेट करें तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो पावर है, पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू क्या हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज इंटू करंट हो गया, पावर का फार्मूला। अब इसमें अगर हम इसमें और भी फेनोमेना ओम्स लॉ से अगर V इक्वल टू आई आर को हम इंट्रोड्यूस कर दें, V इक्वल टू आई आर को, तो इसका यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, पावर V की जगह रख दें हम आई आर और इंटू में फिर से आई, तो क्या फार्मूला मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर मिल जाएगा।
अगर इसी को हम पावर के वोल्टेज के टर्म में लिखें, वोल्टेज के टर्म में यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें I = V/R, तो अब क्या फार्मूला बनेगा? तो देखिए V के जगह क्या हो गया, V के जगह V ही हो गया, V के जगह वोल्टेज हो गया, और करेंट के जगह रख दें V/R, दूसरा क्या फार्मूला बन गया, V²/R बन गया। तो बहुत सारे फार्मूला है जो पावर के लिए बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ को यहाँ आके थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, यही समझ लेते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझना है। देखिए चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, आइए देखते हैं। ये जो है एक होता है जैसे हॉर्स पावर 1 HP, हिंदी में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ हॉर्स पावर, हिंदी में हो गया क्या नाम इसका, अश्व शक्ति। ये कहने का मतलब होता है, ये हम लोग यूज करते हैं जो भी जैसे मोटर वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है, उसका हम लोग देखते हैं कि उसके पास शक्ति कितना है, ताकत कितना है। तो 1 HP का मतलब हो गया 746 वाट, 746 वाट। और ये जितना का जितना जो पावर का जो यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है पावर का, ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट। ये जेम्स वाट के नाम से बनाया गया, ठीक है। 1 HP = क्या हो गया, 746 वाट, हॉर्स पावर इसको हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग और आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर जो शक्ति का मात्रक है, क्या है शक्ति का मात्रक, क्या है शक्ति का मात्रक, वाट है। 1 वाट गुना 1 वोल्ट, 1 वाट कितना को किसके बराबर में होगा? देखिए अगर हम लोग बात करें कि 1 वाट बराबर क्या होगा, तब 1 वोल्ट इंटू क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, इसके बराबर में हो गया क्या चीज़, 1 वाट। अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट करंट देते हैं और 1 एम्पियर करंट वहाँ पर चल रहा है, 1 एम्पियर करंट बता रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी कितना है, 1 वाट का ताकत रखता है वो, ठीक है। और ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है पावर के रूप में, वो क्या है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा कह लीजिए, जिसको क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अब आइए समझते हैं 1 किलोवाट आवर क्या है। 1 किलोवाट आवर क्या है, हम उसको समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे 1 BOT, फुल फॉर्म क्या हो गया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसको हम लोग एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यूनिट जो बिजली विभाग हम लोगों से इलेक्ट्रिसिटी लेती है, वो कैसे, क्या उसका फंडा, उसको समझिए। आइए देखते हैं इसको। देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या हो गया, 1 किलो कर लीजिए वाट, अगुना 1 घंटा, 1 घंटा कर लीजिए। 1 किलोवाट मीन्स कितना हो गया, 1000 वाट, किलो मीन्स 1000, और 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटे में कितना सेकेंड हो गया, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब ये 1000 और 3600 को मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 50, और ये हमारा यूनिट कितना हो गया, वाट गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड हो गया। अब देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, 3.6 गुने 10 के पावर 6, और वाट गुना सेकेंड को कैसे लिखेंगे, जरा इसको समझिए अच्छे से, इसको समझिए, इधर सबको समझते चलना है। देखिए इसको समझिए, हम लोग लिखे थे पावर का फार्मूला, क्या लिखे थे, पावर का फार्मूला क्या लिखे थे, एनर्जी गुना टाइम, एनर्जी गुना टाइम। तो हम एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, बताइए एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये मिस्टेक, हम लोग पावर का फार्मूला कैसे लिखे थे, एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम लोग अगर पावर में गुना कर दे समय को, तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट के टर्म में लिखते हैं।
तो इससे हम लोग को किसका, ऊर्जा का यूनिट मिलेगा, किसका मिलेगा यूनिट, ऊर्जा का, ये ऊर्जा का, ये बात है, हम लोग फॉर्मूला देखे भी थे। इसका मतलब ये क्या है, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है ऊर्जा को, कैसा, किसको बता रहा है, ऊर्जा को। तो ये ऊर्जा को बताया, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, तो ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला मिला, फाइनली फार्मूला जो मिला वो क्या मिला, देखिए 3.6 इंटू 10⁻⁶, इसको जूल कह लीजिए, या कह लीजिए 3.6 और इसको 10 के पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा, एम जूल को ऐसे इंग्लिश में लिख देना, ऐसे हिंदी में मेगा जूल भी कहते हैं, मेगा जूल भी कहते हैं, मेगा जूल। इतना एनर्जी 1 किलोवाट आवर के बराबर हुआ, 1 किलोवाट के बराबर हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग एक यूनिट कहते हैं। इतना एनर्जी जब आप खपत कर लेते हैं तब बिजली विभाग की तरफ से जो गवर्नमेंट का तय राशि है इतना क्या होगा, आपको उसके हिसाब से पेमेंट देना है एक यूनिट का। अभी गवर्नमेंट 125 यूनिट फ्री कर रखी है, तो इतना गुना 125, इतना एनर्जी आपका फ्री है, उसके बाद का आपको पैसे लगेंगे। आइए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए, 1 से 2 बार रिवीजन भी करते चलना है। अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में थ्योरी के पोर्शन से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होते हैं इससे। क्या होते हैं, पहला क्या, विद्युत बल्ब है, इस टाइप की आकृति है, ये बहुत पहले आप लोग देखे होंगे। ये बल्ब का फिलामेंट है, ये कांच है, इसके अंदर में अक्रिय गैस भरा जाता है, जो क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन इसके अंदर में फिल किया जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा रहता है, बल्ब का होल्डर वगैरह ये, चलिए ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरे जाते हैं। इसका तापमान जब ये पूरा हीट हो जाता है तो 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है इसका तापमान। और ये इतना तापमान होने पर कोई चीज़ क्या होगा, काफ़ी तप्त होगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा, काफ़ी गर्म होकर क्या कहता है, ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इसका जो है ये एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे और ये बनाए थे। इसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो कितना है, कहीं कहीं 3800 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा, 3800 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 से अधिक ही होता है, 3500 से अधिक ही होता है। गलनांक किसे कहते हैं, वो तापमान जिस पे कोई वस्तु क्या हो, पिघलना शुरू हो जाए, उसे गलनांक कहते हैं। आइए अब हम दूसरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन भी उससे पूछे जाते हैं। फ्यूज कैसा है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में भी लगा होता है, जैसे आप इन्वर्टर वगैरह में भी देखते होंगे, वो फ्यूज लगा होता है। और फ्यूज का क्या काम हो जाता है, हमारे जो सिस्टम है ना उसको सेफ्टी प्रदान करता है। जैसे ही हाई वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, वो फ्यूज अंदर से कट जाता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जाना क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम बचा रह जाता है। बहुत सारे लोग को मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बार बार उनके घर का फ्यूज उड़ता है तो क्या करते हैं, वो एक मोटा सा तार लेते हैं, लगा देते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट का जांच कराना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूज वहाँ से अगर नहीं उड़ा तो क्या होगा, वो तो करंट जाता रहेगा। करंट जाता रहेगा तो फिर आपके जो घर में है कोई घटना घट सकता है, एमसीबी ट्रिप नहीं हो सकता, बहुत उसके लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, इसका केयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अलग अलग टाइप से फ्यूज देखे जाते हैं, ये बाइक वगैरह कार वगैरह में होता है, हमारे घर में ऐसे फ्यूज होते हैं। ये सब सिस्टम का फ्यूज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके का यूज़ किया जाता है। फ्यूज जो है वो मिश्र धातु का बना होता है, इसके अंदर जो तार लगा होता है ना वो मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, शीशा का और टीन का मिक्सअप का बना रहता है। पूछा जाता है फ्यूज जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो पूछता है कि कितना एम्पियर का फ्यूज लेते हैं, वो नीड के हिसाब से है। देखिए जनरली 5 एम्पियर का फ्यूज हम लोग घर में यूज़ करते हैं, 15 एम्पियर वाला भी फ्यूज हम लोग यूज़ करते हैं घर में, है ना। जैसे ये पावर सप्लाई के में ज़्यादा, इसको पावर लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये होम पर्पस में सिंपल जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 5 एम्पियर का। जितना करंट आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का फ्यूज़ लगाते हैं, ताकि क्या हो, जैसे उससे ज़्यादा अधिक करंट आए कि वो फ्यूज उड़ जाए, हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, कोई भी उपकरण है जिसको चला रहे हैं, वो बच जाए। तो ये हमारा फ्यूज था। फ्यूज कैसा है, डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अर्थिंग के टर्म में। अर्थिंग क्यों जरूरी है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन है, बॉडी पे कोई लीकेज करंट आ रहा है या जो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके ऊपर क्या हो गया, कोई करंट आ रहा है, तो बॉडी से एक तार को जोड़ा जाता है, और तार को ना, जो तीसरा तार, 2 तो हो गया मेन तार,
दो मेन के बाद एक जो ऊपर लगा होता है मोटा सा, वो क्या चला जाता है, अर्थ के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, अर्थ में ज़मीन के अंदर दिया जाता है। और ज़मीन का क्या हुआ, जो भी ऊपर का जो चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है उसको वो जीरो कर देता है। इससे क्या होता है, सेफ्टी होता है, आदमी बच जाता है काम करते, उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। तो ये अर्थिंग काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लघु पतन। ये शॉर्ट सर्किट क्या है समझिए, ये शॉर्ट सर्किट का एक यहाँ पर आपको चीज़ दिखाया गया है। शॉर्ट सर्किट आने का मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि दो तार आपस में, उसका जो ऊपर वाला जो प्लास्टिक का जो कवर है वो गल गया है, गलने के बाद आपस में चिपक गया। अब ये सर्किट क्या होगा, जहाँ से जाके उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मिलना चाहिए उससे पहले ही तार चिपका हुआ है, तो सर्किट कैसा हो गया, छोटा हो गया, सर्किट हो गया लघु पतन, उसका रास्ता कितना हो गया, छोटा हो गया, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तार का लंबाई कम गया, हम लोग पढ़े थे तार का लंबाई कमेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तार का लंबाई कम प्रतिरोध कम। अब प्रतिरोध कम जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब करंट ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन यहाँ जूल लॉ बताते हैं कि करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो पहले जो करंट था उससे और क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा। अब जब करंट अधिक हो गया तो हीट क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा। और जब हीट अधिक हो जाएगा तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, स्पार्क होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, तार गलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हम लोग घर में रहते हैं आसपास में, या कभी देखते हैं ना कुछ स्मेल सा आ रहा है, वो शॉर्ट सर्किट का वजह है। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं और नेक्स्ट अभितारण, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग करने का मतलब है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा, इसके पास टेंडेंसी नहीं है, इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाए। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए आपके घर में कोई मिस्त्री आते हैं और आपका जो पावर प्लग है, सॉकेट है, वो उतना लोड नहीं ले रहा है, और आप क्या करते हैं, उसमें ज़बरदस्ती उसमें लगा दिया और वेल्डिंग या कुछ नॉर्मल सा कोई काम हो, ड्रिल करना हो, वो ड्रिल करना शुरू कर देता है। क्या देखते हैं आप, वो जो सॉकेट है वहाँ पर काला पड़ जाता है, काला पड़ अंदर से स्पार्क होते रहता है, वो ओवरलोडिंग हो गया। तो ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ जो चीज़ का उपयोग हो उसके हिसाब से वहाँ पर जो सॉकेट है उसका उपयोग करना चाहिए, उसी के हिसाब से उसका स्विच लगेगा, हर चीज़ फ्यूज़ भी उसी के हिसाब से लगेगा। तो ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। ओवरलोडिंग अगर कर देंगे क्या होगा, उसके अंदर स्पार्क होके वो सिस्टम गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आशा है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने पूरा कोशिश किया, और कोशिश नहीं किया है, ये अच्छे समझाने की कोशिश किया है। नहीं समझ में आएगा, जहाँ टॉपिक में दिक्कत होगा आप हमारे ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आइए और जुड़िए, और एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर से अच्छे से हम समझाएंगे। जो भी डाउट होगा, जब हम पढ़ाएं और आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाया तो बेकार हो गया। इसलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, और हम लोग आपको जो चीज़ कुछ और, जैसे ये ग्लोबल स्टडीज जो प्लेटफॉर्म है, आपको विशेष जो समझना हो, कुछ डिटेल्स समझना हो, इसके अलावा भी जो आपको कुछ डाउट रह जाता है, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7050804646। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो गूगल स्टडीज़ है, गूगल स्टडीज़ का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे ढूंढिए, है ना, वेबसाइट पे ढूंढिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर www.globalstudies.live। क्या मिलेगा, www. फिर लिखिए बिना स्पेस दिए हुए ग्लोबल, फिर लिखिए स्टडीज़, STUDIES studies.live, और इस चैनल पे जाइए, और इस चैनल के माध्यम से आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है, यूट्यूब पे वो आपको मिलेगा, उसमें क्या लिखना है, इसमें www.globalstudies.live, इसमें केवल लिखना है आपको ग्लोबल स्टडीज़, STUDIES ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। आपको ये वाला लोगो दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, जो टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़िए। मैट्रिक बोर्ड का टोटल पढ़ाई होगा, 10+2 बोर्ड के 8 सेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं, और कुछ दिन के बाद हम लोग आ रहे हैं कंपटीशन सेक्शन को लेकर, जो अभी कंपटीशन का पूरा माहौल चला हुआ है, उसके लिए पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, एकदम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, और हम लोग खुद उस फील्ड से गुजरे हैं, और समय आएगा तो और सब बार बहुत सारी बातों को बताया जाएगा। अभी तो शुरुआत है। थैंक यू सो मच, मन लगाकर पढ़िए। हम लोग एक दिन समय निकालते हैं क्वेश्चन सेशन में, और एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक आप थ्योरी के पोर्शन को, सारे चीज़ को क्या कर लिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और पेशेंस से वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस से देखिए उसको, एक नहीं 2 बार ऐसे करके अच्छे से देखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अब केमिस्ट्री आपको एक चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा, और तब तक फिर इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करिए। मैथ्स का जो चैप्टर पढ़ाया गया है, उसका चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर तुरंत आ रहे हैं, और फिर इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का लेकर के आएंगे, और भी जो सब्जेक्ट बायो पढ़ाया जा रहा है, SST समाज अध्ययन का भी पढ़ाई आपका शुरू हो जाएगा। तो बस आप अभी से लग जाइए, आप नहीं पढ़े क्या किए उसे छोड़िए,
भूलिए सबको और मज़े से अपना पढ़ाई को शुरू करिए। आप लास्ट में देखेंगे दिसंबर में कि आपके पास कितना नॉलेज हो जाता है और आप अपने लाइफ के लिए किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ये तो खैर आपको ये देखना है कि हाँ हम अपने लाइफ के लिए कितना समय दे पाते हैं, नहीं तो फिर भी बर्बाद करते हैं तो ऐसे ही बर्बाद करते रहिए। इतना दिन तो बर्बाद ही हुआ है, थोड़ा दिन और सही, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मन लगाकर पढ़िए, पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।